जय हिंद साथियों। आज है 26 दिसंबर। आज के इतिहास में क्या खास बातें हैं, ऐसी कौन सी घटनाएं हैं जिन्होंने इतिहास को एक नया आयाम दिया, ऐसे कौन से व्यक्तित्व हैं या तो जिनके जन्म हुए, जिनकी मृत्यु हुई। आज हम इस सेशन में सारी चीजें जानने वाले हैं। कहानी और किस्से बड़े दिलचस्प हैं, कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ रोमांच भरी बातें हैं जिनसे हमें हमें आवश्यक रूप से अवगत होना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, आज है वीर बाल दिवस। मेरे पीछे जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें काल्पनिक हैं, वास्तविक तस्वीरें नहीं हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, जिन्होंने 1699 ईस्वी में सिखों को खालसा घोषित किया। ये वही शख्स हैं जिन्होंने केस, कंघा, कड़ा, कच्छ और कृपाण धारण करने के लिए बात कही। ये वही शख्सियत थे जिन्होंने अपनी आत्मकथा विचित्र नाटक लिखी है। ये वो गुरु गोविंद सिंह हैं जिन्होंने मुगलों से लगातार संघर्ष किया। ये वही गुरु गोविंद सिंह हैं जिन्होंने कहा कि अब जो है ये 10वें गुरु थे और यही आखिरी गुरु हैं। बाद में गुरु का स्थान गुरु ग्रंथ साहिब ने ले लिया। कितने बेटे थे? 4 बेटे थे। मुगलों से संघर्ष लगातार जारी था। शासन था औरंगजेब का। औरंगजेब जिस बात के लिए प्रसिद्ध है आप सभी जानते हैं, धार्मिक कट्टरता उसके अंदर कूट कूट के भरी थी। आखिरकार औरंगजेब इतना धार्मिक कट्टर क्यों था, इस बात की जानकारी करने के लिए हम आपको कभी एक अलग सेशन में ले चलेंगे। तो हुआ क्या है मेरे प्यारे साथियों, ये 2 भाई हैं जो गुरु गोविंद सिंह जी के 4 पुत्र थे। 2 पुत्र जो बड़े वाले बेटे हैं वो एक युद्ध जिसे चमकौर का युद्ध कहते हैं उसमें शहीद हो जाते हैं। मुगल सेनापति वजीर खां इनके पीछे था। पंजाब की यह कहानी है। कहते हैं कि जब चकमौर का युद्ध हुआ, चमकौर के युद्ध के बाद ये सब लोग जो हैं, मतलब आप ये कहिए कि जान बचाने के लिए या मुगल सेना से को डाइवर्ट करने के लिए इधर उधर भागते हैं। जब ये भागते हैं तो 2 बेटे इनके और थे, जिनमें थे बाबा फतेह सिंह और थे बाबा जोरावर सिंह। जोरावर सिंह बड़े हैं और फतेह सिंह छोटे थे। गुरु गोविंद सिंह जी की माता श्रीमती गुजरी देवी जी जो हैं वो उनके साथ हैं और एक इनका रसोईया है। और सिरसा एक नदी है, उस नदी के किनारे अचानक जब ये चूंकि चकमौर के युद्ध के बाद या चमकौर के युद्ध के बाद गुरु गोविंद सिंह और उनका परिवार आपस में बिछड़ गया था, तो ये सिरसा नदी के पास जब ये जा रहे हैं तो अचानक से मुगल सेना हमला कर देती है और वहां पर परिवार पूरी तरीके से बिछड़ जाता है। साथ में थी गुजरी देवी, 2 बच्चे उनके साथ में हैं, गुरुजी बिछड़ चुके हैं। ऐसे में इनका जो रसोईया है, इनके रसोइयों के मन में एक बगावत आती है, क्योंकि गुजरी माता के पास कुछ सिक्के थे। उन सिक्कों के लालच में वो मुगल सेनापति वजीर खान के सिपाहियों को यह सूचना दे देता है कि मैं बता सकता हूं कि गुजरी देवी और ये दोनों बच्चे कहाँ हैं, जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। इनको पकड़वाया जाता है इन चंद सिक्कों के लिए। देखिए मतलब किस लेवल की गद्दारी है। चंद सिक्कों के लिए इनको पकड़वा दिया जाता है और पकड़वाने के बाद कहा जाता है पूस यानी कि दिसंबर का वो महीना, सर्द वो रात थी और ये रहा ठंडा बुर्ज जिसे कहते हैं। यहाँ पर रात को इनको बिना किसी वस्त्र के, जो वस्त्र थे वो केवल शरीर पर थे, कोई जैसा होता ना सर्दियों में एक कवर करने के लिए जो वस्त्र दिया जाता वो कुछ नहीं था। और पूरी रात ठंड में इन 2 बच्चों ने और इनकी दादी गुजरी माता जी ने यहाँ पर पूरी रात गुजारी। और इस पूरी रात में ये इनको पता था कि अगले दिन हमें वजीर खान के पास ले जाया जाएगा। क्या करेगा वजीर खान? सीधी सी बात है, वजीर खान ये कहेगा कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार करो। गुजरी माता ने क्या समझाया कि देखिए कोई भी परिस्थिति आ जाए, आपको किसी भी सूरत हाल में इस्लाम धर्म को स्वीकार नहीं करना है। जब वो वहां पहुंचे तो जो वजीर खान ने कहा कि बच्चों इस्लाम धर्म को स्वीकार करो, तो कहते हैं कि जो छोटे वाले थे बाबा फतेह सिंह वो हंसे कि अच्छा फिर मौत नहीं आएगी, मतलब मरना तो इस मुसलमान बन के भी है, तो क्यों ना अपने धर्म की रक्षा करते हुए हम अपने प्राणों को न्यौछावर करें। इस बात से नाराज होकर इन दोनों को दीवार में चिनवा देने का आदेश देता है। बाबा फतेह सिंह जो उम्र में छोटे थे, चूंकि जब दीवार चिनी जाती है तो वो बाबा फतेह सिंह तक पहले पहुंची, बाबा जोरावर सिंह तक बाद में पहुंची है। तो जोरावर सिंह जो हैं वो रोने लगे, बोले कि देखिए समय की विडंबना देख मेरे भाई, तू मुझसे पहले बाद में दुनिया में आया था, लेकिन कौम के लिए शहादत तू मुझसे पहले दे रहा है। दोनों लड़के बेहोश हो गए और बेहोश होने के बाद उनको वहां से निकाला गया और बाद में मार डाला गया। तो ये है, इसी दिन को बनाया जाता है वीर बाल दिवस। ये कब की कहानी है? ये 26 नवंबर की कहानी है। 26 दिसंबर की ये कहानी है। इसी उपलक्ष्य में हम हर प्रत्येक वर्ष वीर बाल दिवस मनाते हैं और 2022 में इसकी शुरुआत हुई वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की। तो ये कहानी है उन 2 बच्चों के शहादत की जिन्हें जोरावर सिंह और फतेह सिंह कहा जाता है। और एक घटना 26 दिसंबर 2004, बड़ा खतरनाक ये दिन। क्या हुआ था? सुनामी आई। सुनामी कब आती है? सुनामी आती है जब भूकंप का अधिकेंद्र, क्या होता है अधिकेंद्र? जहां से भूकंप शुरू होता है। इंडियन प्लेट और बर्मन प्लेट, आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी प्लेटों में बटी हुई है, और जब ये प्लेटें आपस में टकराती हैं, दूर जाती हैं या एक दूसरे के पैरेलल चलती हैं, तब भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं। और भूकंप से ऊर्जा निकलती है। कौन सी ऊर्जा निकलती है? प्रत्यास्थ ऊर्जा। यही ऊर्जा पानी को ऊपर की तरफ उठाती है, जो सुनामी बन जाती है।
तो यही हुआ 26 दिसंबर 2004 इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप के पास एपिसेंटर, जिसे अधिकेंद्र कहा जाता है, यहां से एक भूकंप की शुरुआत हुई। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 9.3 की थी और यहीं से पैदा हुई सुनामी। और इस सुनामी ने जो भयंकर तांडव मचाया आप सभी जानते हैं, लगभग 2.5 लाख लोगों की इसमें मौत हो जाती है। तमिलनाडु का नागपट्टनम जिला पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। अंडमान और निकोबार में देखें तो जो निकोबार का जो ग्रेट निकोबार है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे इंदिरा पॉइंट कहते हैं, वो पूरी तरीके से डूब गया। खूब जान माल की हानि होती है। मेरे प्यारे साथियों, सुनामी एक जापानी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है तट की तरफ आती हुई लहरें। ये क्या करती हैं? जब ये तट की तरफ आती हैं तो इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है और इस तरह के खतरनाक मंजर आपको देखने को मिलते हैं। सुनामी जब तट की तरफ बढ़ती है तो इसकी ऊंचाई बढ़ जाती है। ऊंचाई बढ़ने की इस घटना को शोलिंग प्रभाव या शोलिंग इफेक्ट कहते हैं। तो आप क्या समझे? भूकंप आया था, 9.3 की तीव्रता का था, वहां से ऊर्जा निकलती है, वही ऊर्जा पानी में मूवमेंट पैदा करती है। हिंद महासागर में यह घटना हुई थी और इंडियन प्लेट और बर्मन प्लेट आपस में टकराती हैं। कौन सी प्लेट टकराई थी? इंडियन प्लेट और बर्मन प्लेट आपस में टकराई थी। टकराने की वजह से भूकंप, भूकंप से सुनामी, सुनामी जापानी भाषा का शब्द, तट की तरफ आती हुई लहरें अर्थ होता है। और जब ये तट की तरफ आती हैं तो इनकी ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। इस घटना को शोलिंग प्रभाव नाम दिया जाता है। अगली तस्वीर देखिए, जन्म हुआ था सरदार ऊधम सिंह का। ऊधम सिंह आप सभी जानते हैं पंजाब में, संगरूर जिले में ये पैदा हुए। मेरे प्यारे साथियों, 13 अप्रैल 1919 को जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जनरल आर डायर ने गोली चलाने के आदेश दिए। ये तब उस समय बच्चे थे। 1899 में इनका जन्म हुआ था। तो लगभग 19 से 20 साल के बच्चे नहीं, एक नवयुवक थे, वो इसके गवाह थे कि यहां पर जो हुआ उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। कहते हैं कि उस मिट्टी को अपने माथे से लगाया और ये शपथ ली कि इस हत्याकांड के आरोपी माइकल आर ओ डायर को मैं मारूंगा। देखिए, दो डायर हैं, एक है माइकल ओ डायर, एक है माइकल आर डायर। माइकल ओ डायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जिसने पूरे पंजाब में, खासकर अमृतसर शहर में मार्शल लॉ लगाया था। जैसे आप कहीं पर मार्शल लॉ लगाते हैं, वो उस जगह की पूरी कहानी फौज के अफसरों के हाथ में आ जाती है। और वो फौज का अफसर कौन था? वो फौज का अफसर था आर डायर। आर डायर, जिसे बाद में ब्रिटिश साम्राज्य का शेर कहा गया, जो बाद में एक बीमारी से मरा। लेकिन 1919 की इस घटना के बाद, जो कि ये ओ डायर है, इसने पंजाब में मार्शल लॉ लगाया था, खासकर अमृतसर शहर में ये जिंदा था। इसको मारने का बीड़ा उठाया सरदार ऊधम सिंह ने। और वर्ष 1940 की बात, किंगस्टन हॉल में किताब में एक बंदूक रख के वो लेके जाते हैं और वहीं ऑन द स्पॉट इसकी डेथ हो जाती है। सर एम डायर असैसिनेटेड एट ए लंदन मीटिंग। उस समय की ये आप कुछ तस्वीरें, कुछ घटना देख सकते हो और इनकी हत्या की गई। समझ गए आप? आर डायर है, एक ओ डायर है। आर डायर वो था जिसने गोली चलवाई है, वो बीमारी से मरा। ये थे माइकल ओ डायर, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। किंगस्टन हॉल में सभा हो रही थी और वहां पर सरदार ऊधम सिंह जाते हैं और उनका मर्डर कर देते हैं। ठीक है, बाद में इनको वहीं पर फांसी दे दी गई। किन लोगों की मृत्यु हुई? देखिए साहब, मेरे प्यारे साथियों, आज ही के दिन मृत्यु हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब की। डॉक्टर मनमोहन सिंह, अगर मैं व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो राजनीति में कुछ सबसे प्रिय कैरेक्टर्स में से मेरे एक है डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह 2 बार भारत के प्रधानमंत्री रहे, आरबीआई के गवर्नर रहे, 1991 के सुधारों के लिए जाने गए। ये सब है जो इनके साथ चीजें जुड़ी हुई हैं। जन्म पंजाब में हुआ था। वित्त मंत्रालय के सचिव बनते 1976 में, 1982 में रिजर्व बैंक के गवर्नर बने, 1985 में योजना आयोग के उपाध्यक्ष, 1987 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए, 1991 में पीवी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री बने। ये वो दौर था जब भारत राजनीतिक अस्थिरता के हालातों से जूझ रहा था। किसी भी प्रकार की राजनीतिक अस्थिरता आपके देश में आर्थिक अस्थिरता को जन्म देती ही देती है। देश ऐसी स्थिति में पहुंच चुका था कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार केवल 15 दिन का बचा था, यानी कि डॉलर एक तरीके से कहें। हमारे पास विदेशी मुद्रा नहीं थी, जिससे हमारी आर्थिक गतिविधियां ठप होने के कगार पर थी। कहते हैं कि वित्त मंत्री बनाए गए थे, नरसिम्हा राव ने इसको वित्त मंत्री बना दिया था। वित्त मंत्री बनाने का किस्सा भी कम रोचक नहीं है। कहते हैं कि एक दिन सो रहे थे, फोन की घंटी बजी तो कहा कि नरसिम्हा राव साहब याद कर रहे हैं, तो पता चला कि तुम्हें वित्त मंत्री बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि ये जो संकट चल रहा था, वापिस आते हैं टाइमलाइन पर, कि जब देश में आर्थिक हालात खराब थे, विदेशी मुद्रा भंडार केवल 15 दिन का बचा था, तभी कहा कि भाई क्या कर सकते हैं आप, वित्त मंत्री आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि मैं एक सजेशन दे सकता हूं। तभी पीवी नरसिम्हा राव साहब ने कहा कि सजेशन तो आप दे रहे हैं, ये बात याद रखिएगा कि अगर कामयाब हो गए तो हम दोनों कामयाब होंगे, लेकिन अगर आपके रिफॉर्म्स,
आपके सुधार अगर फेल हुए तो फेल सिर्फ आप होंगे। बहरहाल 1991 में आप सभी जानते हैं 1991 के आर्थिक सुधार लागू हुए जिन्हें एलपीजी रिफॉर्म्स कहा जाता है। एल लिबरलाइजेशन, पी प्राइवेटाइजेशन, जी ग्लोबलाइजेशन। ये सुधार लागू होते हैं। 2004 में प्रधानमंत्री बने। लोगों ने कहा कि ही वाज एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। क्या हैं ये? एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हैं और इनको प्राइम मिनिस्टर बनाना कांग्रेस की एक मजबूरी थी। लेकिन लोग ये भूल गए कि प्रधानमंत्री पद पर जब ये रहे तो उन्होंने ऐसे बहुत सारे काम किए, जैसे आर्थिक मंदी का दौर आया, भारत को बचा के ले गए। फ्रांस से यूरेनियम या रेडियो सक्रिय जो एलिमेंट मटेरियल है उसको प्राप्त किया बिना एनपीटी पे साइन करे हुए। इनके बहुत सारे कुछ अचीवमेंट हैं। और मेरे प्यारे साथियों, एक बड़ा वक्तव्य इनका जो याद आता है कि एक बार उनसे पूछा गया था कि आप बहुत चुप रहते हैं, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? लोगों ने कहा कि काफी चुप रहते हैं, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी के दबाव में काम करते हैं। किसी ने कहा कि राहुल गांधी के दबाव में काम करते हैं। हो सकता है ये बातें थोड़ी बहुत सत्य हों, पर इन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद में ऐसे बहुत सारे काम किए। मैंने जैसे बताया कि बिना एनपीटी पर साइन करे हुए हमारे पास जो नाभिकीय ईंधन है वो आया। इन्होंने आर्थिक मंदी से ये बचा कर ले गए थे। और कहा जाता है कि दूसरे टर्म में जब इनको प्रधानमंत्री बनाने की बात चल रही थी तब उन्होंने कहा था कि मैं नहीं बनूंगा, क्योंकि वो दौर वो था जब लोगों को लगता था कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। कहते हैं कि इन्होंने अपनी बात स्पष्टता से रखी कि देखिए मेरी बात सुनिए आप, क्या मुझे 20 टर्म में से तो आप नहीं हटा देंगे? बोले नहीं हटाएंगे, बस तभी मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। गांधी परिवार के सामने कांग्रेस के एक माथत की इतनी बात कह देना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी का जो वर्चस्व था, देखिए वर्चस्व आज कितना है, उस समय कितना था, ये तो डिस्कशन का विषय कभी अलग होगा, पर उस समय वर्चस्व ठीक ठाक था। ये बात अपने आप में मायने रखती है। और ये रहे नरसिम्हा राव, जिनके सरकार में वित्त मंत्री थे। और किन की मृत्यु हुई? हेनरी विवियन डिजीरो, आप जानते हैं यंग बंगाल के ये फाउंडर कहे जाते हैं। अंग्रेजी जमाने की बात है ये। राजा राम मोहन राय साहब के प्रयासों से बंगाल में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। एक शख्सियत जिनके बारे में बताना चाहूंगा, इनकी भी आज मृत्यु हुई थी, नाम है हेनरी एस ट्रूमैन। कौन है? हेनरी एस ट्रूमैन। ये 33वें राष्ट्रपति थे अमेरिका के। जिस समय फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के समय में क्या हुआ था, रूजवेल्ट जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। 1945 में उनकी डेथ हो जाती है। उस समय ये अमेरिका के उपराष्ट्रपति थे तो इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया। जब ये प्रेसिडेंट बने हैं तो इन्हीं के समय में अमेरिका ने वो काम किया था, हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए थे। यानी कि अमेरिका ने परमाणु हमला किया। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? हेनरी एस ट्रूमैन। इन्हीं के समय में एक अलायंस बनी जिसका नाम नाटो था। नाटो जो ये कहता है, जिसका आर्टिकल 5 स्पष्ट करता है, जिसमें आज 32 देश हैं, स्वीडन जिसका लेटेस्ट देश है, जिस नाटो के चक्कर में यूक्रेन को पिसना पड़ गया, जिस नाटो ने यूक्रेन को सपना दिखाया, यूक्रेन अपने पड़ोसी देश रूस से भिड़ गया और रूस ने बार बार चेताया नाटो पर मत जाइए। क्या है ये मामला, इस पर भी कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन समझिए, नाटो 32 देशों का एक संगठन जो कहते हैं कि भैया अगर किसी एक पर हमला होगा तो सब पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 कहता है नाटो का कि एक देश पर हमला होगा तो सारे देश मिलकर उसकी रक्षा करेंगे। ये परमाणु हमले की कुछ तस्वीरें हैं। ये किसके समय घटना है? अमेरिका के 33वें राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमैन। कौन थे? मिस्टर हेनरी एस ट्रूमैन। ये है मिस्टर बाबर। 1530 को इनकी भी डेथ हुई थी। कौन था बाबर? भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक था बाबर। पिता का नाम उमर शेख मिर्जा, जो तैमूर का 5वां वंशज है। मां का नाम कुतुलुग निगार खानम, जो चंगेज खान की 24वीं वंशज है। मेरे प्यारे साथियों, ये जो व्यक्ति है इसका जन्म 1483 में फरगना की घाटी में होता है। 12 वर्ष की उम्र में, हालांकि 11 वर्ष कुछ महीने, मतलब 1494 में यह व्यक्ति फरगना की गद्दी पर बैठता है। लेकिन वहां के हालात कुछ ऐसे थे, उज्बेक सरदारों से कुछ झगड़ा ऐसा था कि इसको फरगना छोड़ना पड़ा। भटकता भटकता काबुल और फिर 1526 में आ धमका भारत पर। भारत में उस समय किसका शासन था? भारत में उस समय इब्राहिम लोदी का शासन था, जो लोदी वंश का आखिरी सुल्तान साबित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ। तुलुगुमा और उस्मानी पद्धति का प्रयोग कर पानीपत के इस प्रथम युद्ध में बाबर ने किसको हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। फिर आता है 1527। कहा बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में कहा है कि मुझे भारत में बुलाने वाले राणा सांगा थे, राणा सांगा ने मुझे ये बुलाया है। क्या कहा है एग्जैक्ट बाबरनामा में? सुनिएगा। इसको लेकर पिछले कुछ दिनों में विवाद भी हुआ था।
इस पुस्तक में जिक्र है कि भारत में 5 मुसलमान सल्तनतें और 2 हिंदू सल्तनतें हैं। 2 हिंदू सल्तनतों में एक मेवाड़ है, एक है विजयनगर। विजयनगर के राजा हैं कृष्णदेवराय, जो भारत के इस समय सबसे शक्तिशाली शासक हैं, और मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने मुझे बुलाया है। उसी राणा सांगा के साथ 1527 में खानवा का युद्ध लड़ा गया। इसी युद्ध में कहा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि दी, जिहाद का नारा दिया, और कहते हैं कि वो शराब बहुत पीता था। अपनी जनता को मोटिवेट करने के लिए उसने कहा कि वो काबुल की गरीबी अब हमें और नहीं चाहिए। शराब के जो पीपे थे उसमें नमक डलवा दिया गया, जिससे वो जहर हो गई, और सेना मोटिवेट हुई। मोटिवेट होने के बाद खानवा का युद्ध लड़ा। फिर 1528 चंदेरी का युद्ध था, जिसमें मेदिनी रॉय परास्त हुआ, राजपूत सामंत था। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, जिसमें महमूद लोदी परास्त होता है, जो एक अफगान सरदार था। यह वो युद्ध है जिस युद्ध जल और थल दोनों पे लड़ा गया था। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। पहले बाबर कहां दफनाया गया? आगरा में। उसके बाद उसकी इच्छा के अनुसार उसको काबुल में दफनाया जाता है। बाबर की आत्मकथा है बाबरनामा, जिसमें वो भारत के बारे में बड़े ही विस्तृत विवरण देता है। मेरे प्यारे साथियों, कैसी लगी आपको ये सब जानकारी? उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको बढ़िया लगी होगी। फिर भी इतिहास का कोई पहलू हमसे छूट जाता है तो हम आपके विचार का स्वागत करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में अपने विचार रखना नहीं भूलिएगा। मैं कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूं कि आप इस सेशन को और रोचक कैसे बनाना चाहते हैं, मुझे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।